इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमने आपके सामने ये लिखा है ताकि थोड़ी आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। 3 यूनिट मेंशन है, यूनिट नंबर 1, यूनिट 2, यूनिट 3। 11th क्लास इकोनॉमी की फील्ड में एनसीईआरटी की किताब है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसका यूनिट 1 है डेवलपमेंट पॉलिसीज़ एंड एक्सपीरियंस 1947 टू 1990। इस यूनिट के अंदर 2 चैप्टर कवर होते थे, चैप्टर 1, चैप्टर 2। चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, यानी कि 1947 तक का भारत की इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वो कवर हुई। और फिर आज़ादी से लेकर के 5 ईयर प्लानिंग कह लीजिए, तब से लेकर के एलपीजी मॉडल आने तक की वो 40 वर्षों की इकोनॉमी कवर हुई। ये यूनिट 1 में कवर होती है, जिसका नाम था डेवलपमेंट पॉलिसीज़ एंड एक्सपीरियंस 47 टू 1990। उसके बाद यूनिट 2 आया जो 1991 ऑनवर्ड रिफॉर्म्स की बात करता था, दैट इज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। इसमें जो चैप्टर कवर हुआ है एक ही चैप्टर है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 3, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। ये 2 यूनिट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिनके तहत चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुका है अपनी क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस के साथ। आज हम आगे बढ़ेंगे और हम यूनिट 3 की शुरुआत करेंगे। आपकी किताब का सबसे बड़ा यूनिट है ये यूनिट 3। रेस्ट ऑफ द चैप्टर सिर्फ लास्ट यूनिट 4 में एक ही चैप्टर आएगा, उसको अगर कर दें अलग तो अब बाकी के सारे चैप्टर इसी यूनिट 3 में कवर होंगे। पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सब कुछ इसी में कवर होगा। तो यूनिट 3 इज़ करेंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। इस यूनिट के तहत हमारा जो पहला चैप्टर बनेगा, जो कि किताब का चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज़ पॉवर्टी। सो करेंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, उसमें से जो सबसे मेन चैलेंज है जो इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है वो है पॉवर्टी। तो हमारा आज का जो चैप्टर है, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, वो पॉवर्टी का चैप्टर है। किताब का ये चैप्टर 4 है और यूनिट 3 का ये पहला चैप्टर है। ओके, दैट इज़ पॉवर्टी। हमने 9th क्लास इकोनॉमी में भी पॉवर्टी एज ए चैलेंज का चैप्टर बहुत अच्छे से कवर किया था, कॉम्प्रिहेंसिवली क्वेश्चन आंसर वाया उसमें भी डिस्कशन की। उसके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से इसमें रिवाइज भी होंगे और क्लियर भी होंगे और बहुत सारा नया कंटेंट इसमें ऐड ऑन होगा। आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि पॉवर्टी क्या है। कई बारी सीधे सीधे इस तरह की स्टेटमेंट्स डाल करके मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने किताब में जो स्टेटमेंट्स गिवन हैं उनको मेंशन किया है ताकि हम पॉवर्टी कंसेप्ट को और ज़्यादा बेहतर जान सकें, समझ सकें। हम पॉवर्टी को बेहतर समझें, उसके लिए ज़रूरी है कि किताब में गिवन एक डिफरेंस को हम समझें जो 2 लोगों की स्टोरी से रिलेटेड है। 2 लड़कियां हैं, अनु और सुधा। दोनों का सेम ही दिन जन्म होता है, लेकिन दोनों के हालात बहुत अलग हैं। सिचुएशन कैसे आपके आउटकम्स को बदलती है, लर्निंग आउटकम्स हैं, चाहे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट है, क्रिएटिविटी है, पर्सनैलिटी है, ये सारी चीज़ें कैसे बदलती हैं वो अनु और सुधा के जीवन से जुड़ी बातों से हमें पता चलेगा। हम पहले इसे पढ़ेंगे, फिर हम हमारे पॉवर्टी के चैप्टर की आगे शुरुआत करेंगे। ध्यान से समझिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। Anu and Sudha were both born on the same day. Anu's mother and father were construction laborers and Sudha's father was a businessman and her mother a designer. Anu के माता पिता कंस्ट्रक्शन में लेबरर थे और सुधा के पिताजी बिजनेसमैन हैं, माताजी डिज़ाइनर हैं। तो सबसे पहले हमें ये फ़र्क पता चल गया कि दोनों लड़कियां सेम ही डे पर जन्मी हैं। उनके स्किल्स आगे जाके क्या होने वाले हैं, उनके इंटरेस्ट मैटर्स क्या होने वाले हैं, उनकी डिज़ायर्स क्या होने वाली हैं, वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि वो जिस परिवार में जन्मी हैं उस परिवार में लोग कैसे ऑक्यूपेशन में थे, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, उनकी खुद की एजुकेशन का लेवल क्या था, उनको सोसाइटी में कितने रिसोर्सेज एक्सेस हुए, उनके कितने डाइवर्स रेंज रिलेशनशिप थे लोगों से। तो अल्टीमेटली एक व्यक्ति
अपने स्किल्स में, अपनी परफॉर्मेंसेस में, अपनी सोसाइटल प्लेसमेंट में उतना कर पा रहा है जितने उसके लाइफ चांसेस हैं। लाइफ चांसेस बहुत बड़ी हद तक आपके कंट्रोल के बाहर होते हैं। उन आउट ऑफ कंट्रोल लाइफ चांसेस का डिस्कशन है इस स्टोरी में, इस कहानी में। ओके, तो आपको समझना होगा कि वाई लाइफ चांसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसीलिए फिर कोई भी सोसाइटी ये डिसाइड करती है कि हमें अफर्मेटिव एक्शंस लेने हैं कि नहीं। उन ग्रुप्स को लेकर के, उन इंडिविजुअल्स के बारे में, उन कास्ट या कम्युनिटीज़ के लिए जो इन लाइफ चांसेस से डिप्राइव्ड हैं, जो लाइफ चांसेस उनको बेटर अपॉर्चुनिटी दे सकते थे। लेकिन उनके बिल्कुल बराबर बहुत से ऐसे मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैं जिनको लाइफ चांसेस ने सपोर्ट किया और उनके अंदर जो कुछ भी टैलेंट था वो उसको डेवलप कर पाए और सोसाइटी में अपनी एक प्लेस बना पाए। और फिर एक वर्चुअस साइकिल बिगिन हुआ, आगे अपने बच्चों के लिए भी वो ये करवा पाए। लेकिन दूसरी तरफ ये सारा कुछ सुधा के साथ होगा, उसकी लाइफ में वर्चुअस साइकिल रन होते चले जाएंगे। लेकिन अनु विशियस साइकिल में रहने के लिए कंपेल है, इसलिए नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है, इसलिए नहीं कि उसमें इच्छाएं नहीं हैं, इसलिए नहीं कि वो तरक्की नहीं करना चाहती, इसलिए कि उसकी लाइफ सिचुएशंस उसे अलाउ नहीं कर रही। किसी भी समाज के स्तर पर इस परिस्थिति को बनाए रखना, इसे स्वीकारना, ये अन्याय है, ये जस्टिस नहीं है। अगर आप सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आपको इस तरह की ग्लेयरिंग डिफरेंसेस को ख़त्म करना होता है। आपको इनइक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेज के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना होता है। तभी आप डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर पाएंगे, तभी आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र कर पाएंगे और तभी फिर ये तय होगा कि जो व्यक्ति विकसित हुआ वो अपनी मेहनत से हुआ, जो नहीं हो पाया वो उसकी अपनी रुचियाँ थी, वो नहीं करना चाहता था वो कार्य। लेकिन जब तक ये इंडिविजुअल डिसीजन ना रह करके आज भी बड़े लेवल पर सोसाइटल लैक है, समाज के स्तर पर जो खामियां हैं, कमियां हैं, ये उसका नतीजा है, तब तक समाज को इसमें सुधार करना है, परिवर्तन लाना है। कोई भी कल्याणकारी राज्य, कोई भी वेलफेयर स्टेट इसी विचार पर कार्य करेगा। भारत के विषय में विशेषता ये है कि भारत ना केवल लोकतांत्रिक है, भारत एक रिपब्लिक कैरेक्टर रखता है। इंडिया एक रिपब्लिक है। दूसरा, भारत ने स्पेसिफिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के वाया, संविधान के द्वारा भारतीय राज्य को, भारतीय समाज को यह निर्देश दिए हैं कि उन्हें कल्याणकारी राज्य के रूप में ही कार्य करना है, एक वेलफेयर स्टेट के रूप में ही काम करना है और जिस भी तरह के बॉटलनेक्स हैं समस्त राष्ट्र की तरक्की के रास्ते पे, उसको हटाना है। एक सर्टेन लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड सबको अश्योर्ड मैनर में एक्सेस होना चाहिए ताकि सभी विकास के द्वारा दी जाने वाली उपलब्धियों को, संभावनाओं को हासिल कर सके। ओके, तो वो अचीवमेंट्स ले सके, वो अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेस कर सके। ये कहानी उसी और इशारा करेगी, हमें इसे उसी सेंस में समझना है। सो मैंने बता दिया उनके माता पिता किस क्षेत्र में काम करते थे। अनु का परिवार कंस्ट्रक्शन लेबरर के तौर पे काम करता है और सुधा का परिवार, पिताजी बिजनेसमैन हैं, माताजी डिज़ाइनर हैं। अनुज मदर वर्कड बाय कैरिंग हेड लोड्स ऑफ ब्रिक्स until she went into labor. She then went behind the tool shed on the construction site and delivered her baby alone. जब तक यह समय नहीं आ गया कि बच्चा पैदा ही होने वाला है, जब तक वो लेबर पेन में नहीं चली गई, उस समय तक उन्हें काम करना पड़ रहा है। आप मेडिकली फिट भी नहीं हैं अभी, आप इलनेस में हैं, आप सिक हैं, बट दो चीज़ें हैं। एक, आप इस फियर में हैं कि आपका काम लूज़ हो जाएगा। ये जो डर है, ये गरीबी है कि आप इस फियर में हैं
कि आपका काम चला जाएगा, कल के खाने का बंदोबस्त कैसे होगा। आप एक एक वक्त के खाने को जुटा पा रहे हैं और अगले वक्त के खाने का बंदोबस्त हो या ना हो, इस चिंता में व्यथित हैं, आप डर में हैं ऑल द टाइम। जॉब नहीं है तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है किसी भी रूप में। ये बहुत अमानवीय है, इनह्यूमन है कि आप लेबर पेन होने तक मजबूर हैं काम करने के लिए, और वो भी बतौर हेड लोडर। आपको इंजरी हो सकती है, बहुत सीवियर इंजरी हो सकती है, आपको चक्कर आ सकता है, आप गिर सकती हैं, आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। शुरुआती दौर में यही काम इमेजिन करिए, तब आपका मिसकैरेज भी हो सकता था, तमाम ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप अफोर्ड कर सकें कि आप मैटरनिटी लीव्स पे चले जाएं। आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप अफोर्ड कर सकें कि आप कुछ महीने या कुछ दिन की छुट्टी ले लें, या आप मेडिकल ट्रीटमेंट लें, आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कराएं, आप हॉस्पिटल जाएं और अटेंडेंट्स अफोर्ड कर सकें। नो, ये सब आपको समाज के तहत अभी ऐसी सिचुएशंस, लाइफ चांसेस ही आपके अलाउ नहीं करते आपको। तो ऐसे में आपको तब तक काम करना है, और आप फिर स्वयं ही टूल शेड के पीछे जा रही हैं, संतान को जन्म दे रही हैं। तो ये कम्प्लीटली अनइंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है। संतान का जीवन और महिला का जीवन दोनों कॉम्प्रोमाइज़्ड है। यहाँ पे आपको दोनों को कोई भी क्षति पहुँच सकती है, और उस नवजन्मी संतान को कई बीमारियाँ भी ग्रसित कर सकती हैं, जिसी से आगे उसका विशियस साइकिल भी बिगिन हो सकता है। और ऐसे हालात हैं। तो ये कहानी है, ये सत्य है, ये झूठ नहीं है। Anu's mother worked by carrying head loads of bricks until she went into labor. She then went behind the tool shed on the construction site and delivered her baby alone. She fed her child and then wrapped her in an old sari, made a cradle with a gunny sack, put little Anu in it, and hung it from a tree. She hurried back to work as she was afraid she would lose her job. She hoped that Anu would sleep until evening. तो इस हालात में एक बच्चा पलेगा समाज में। लोकतंत्र है, सभी को बराबर का अधिकार है, राष्ट्र के संसाधन सभी से बिलोंग करते हैं। उनकी माताजी को उन्हें वहीं पर किसी बोरी से एक झूला बना करके उन्हें पेड़ से बांध कर जाना है, इस उम्मीद में कि वो तब तक सोई रहें जब तक कि वो काम से वापस ना जाएं। आपके पास ना तो कोई प्री नेटल केयर है, ना न्यू नेटल केयर है, ना कोई पोस्ट नेटल केयर जैसी सुविधा है, ना ही आपके पास कोई मैटरनिटी लीव्स हैं, ना ही आपके नवजन्मे बच्चे को कोई चाइल्ड केयर मिल रहा है। तो अल्टीमेटली आप कोई अटेंडेंट भी नहीं अफोर्ड कर सकते और आप उसे छोड़ करके चले गए हैं। ये अनु का जीवन है, शुरुआत इस हालात में होती है। दूसरी तरफ अब जीवन सुधा का। इसमें अनु और सुधा, अनु का जीवन विशेष है, अनु दोषी नहीं है। ऐसे ही सुधा का जीवन संभावनाओं से भरा हुआ है, इसमें सुधा का भी कोई कसूर नहीं है। सुधा was born in one of the best nursing homes in the city. She was thoroughly checked by doctors. She was bathed and dressed in clean, soft clothes and placed in a crib next to her mother. AC बंद करो। Her mother fed her whenever she was hungry, hugged and kissed her and sang her to sleep. Her family and friends celebrated her arrival. So this is the difference. सुधा एक बेस्ट नर्सिंग होम में जन्म पाती हैं, उनको थॉरो डॉक्टर चेकअप और ट्रीटमेंट मिलता है। वह अपनी माता के स्नेह को पा रही है, जो कि बच्चे के लिए ज़रूरी है। नवजन्म में बच्चे की हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसे उसकी माता का एक्सेस राउंड द क्लॉक मिले। वो जब जब रोए उसे उसके पास जाना है, तो वो उनकी माता जी के समीप हैं, वो उन्हें सुला रही हैं, सहला रही हैं, लोरी गा करके उन्हें कंफर्ट कर रही हैं, और पूरा परिवार उनके आगमन की खुशी मना रहा है। क्यों? वो ये अफोर्ड कर सकते हैं, सेलिब्रेशन अफोर्ड कर सकते हैं। इसी से सुधा की सोसाइटल पोजीशन इंश्योर हो जाएगी, इसी से सुधा के अधिकार भी सुनिश्चित हो जाएंगे उस परिवार में। परिवार आने की खुशियाँ मना रहा है,
समाज में सुधा को सम्मान मिल जाएगा कि इसके आगमन पर इसके परिवार ने ये मिठाइयाँ बांटी हैं, ये त्यौहार मनाया है, फंक्शन किया है। उसी सम्मान की नज़रों से समाज के लोग सुधा को देखना शुरू करेंगे। सेकंड, सुधा को भी इस बात का ज्ञान दिलाया जाएगा कि आपके जन्म पर हमने इस तरह से फंक्शन किया था, हमने इतनी खुशियाँ मनाई थी। इससे सुधा को भी एक अधिकार मिलेगा अपने घर में कि उसका भी एक स्थान है जो कि महत्वपूर्ण स्थान है। आगे के लिए ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन अनु के साथ ऐसा कुछ नहीं। अनु का जन्म हुआ, समाज को कोई ज्ञान नहीं है इस विषय में, इसकी कोई घोषणा नहीं हुई। अनु एक डार्कनेस में है और उसके लिए समाज कोई जानकारी नहीं रख रहा है। आगे जाके कोई महत्व भी नहीं होगा इतना कि अनु कब जन्मी, किस दिन जन्मी समाज के लिए। सेकंड, अनु को भी इस बात का कोई बहुत बड़ा अनुभव नहीं होगा कि मेरा जन्म जब हुआ तो किस तरह का त्यौहार मनाया गया, मिठाइयाँ, तो जन्म मैटर नहीं करता। इसीलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो वर्ग काफ़ी गरीब होता है, एक समय के बाद जब उनके पास ठीक ठाक पैसा, शहरों में जब सभी मेंबर काम करने लग जाते हैं, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, वो बड़ा ख़ास इम्पोर्टेंस अटैच करते हैं इस बात से कि वो अपने बच्चों का बर्थडे बहुत मनाते हैं। और जिस घरों में, जिन कोठियों में वो मेड काम करती हैं या जिन घरों में वो आदमी काम करते हैं, वो उन्हें ज़रूर इनवाइट करते हैं कि आप ज़रूर आइएगा, हमारे बच्चे का जन्मदिन है। तो ये जन्मदिन मनाने का ये जो एक सिस्टम होता है, वो इसे आप ऐसा भी समझ लीजिए कि अपने स्टेटस को और अपने आने वाले बच्चे के स्टेटस को ऊपर उठाने की कवायद होती है कि क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो एक प्रॉस्पेरस सेगमेंट है सोसाइटी का, वह अपने बच्चों के आगमन को सेलिब्रेट करता है, बर्थडे मनाता है, बच्चे को सोसाइटी में एक पोजीशन मिलती है, रिकॉग्निशन मिलती है, तो हम भी अपने बच्चे के साथ ये करेंगे, इससे हमारा स्तर और हमारे बच्चे का स्तर ऊपर उठेगा। तो ये काफ़ी हद तक सामाजिक राजनीतिक होता है, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप उस आयोजन से भी ये समझ सकते हैं, सबको बुलाया गया होता है, तो ये आयोजन बता रहा होता है कि ये पर्सनल उतना ना हो करके सोशल पॉलिटिकल है। और ये मैटर करती हैं चीज़ें, क्योंकि कहाँ तो जन्म अंधकार में है और कहाँ जन्म जैसे भी हालात में हुआ, अब पैसे आ गए हैं तो अब उस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाएगा। ऐसी चीज़ें मैटर करती हैं। ये अनु और सुधा का शुरुआती जीवन का अंतर है, इसी से आगे के जीवन का राह तय होता है। अनु एंड सुधा had very different childhoods. Anu learned to look after herself at a very early age. She knew what hunger and deprivation were. She discovered how to pick food from the dustbin, how to keep warm during the winter, to find shelter in the monsoon, and how to play with a piece of string, stones, and twigs. Anu could not go to school as her parents were migrant workers who kept moving from city to city in search of work. तो हालात व्यक्ति को सब सिखा देते हैं, ये बिल्कुल उसी कहानी पे फिट होता है। अनु बहुत छोटी उम्र में ये सीख गई कि उसे अपना ख्याल अब स्वयं रखना है। तो बच्चे का बचपन वाला वो दौर नहीं रहा, किशोर अवस्था जैसी भी कोई चीज़ें नहीं होती हैं। आप या तो बिल्कुल अबोध हैं, बहुत छोटे, या उसके बाद आप सीधे जानकार हैं, अब आपको कमाना है। बातें भी मैच्योर हो जाना, नज़रिया भी वैसा ही हो जाना, बिल्कुल वैसा सा बन जाना। तो ऐसे में अनु जानती है कि बहुत कम गर्म कपड़ों में, बहुत कम रजाइयों में गर्म कैसे रहा जा सकता है, सर्दियों में रातें कैसे मुश्किल से निकालनी है। वो ये जानती है कि कैसे कहीं पर भी बैठना है, छुपना है, जाना है जब बरसातें होंगी, चाहे वो बड़े बड़े कहीं पर कोई पाइप रखे हैं या फिर जैसा अक्सर आप सीन मूवीज़ में भी देखते रहते हैं, वहीं पे घर हो जाता है। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। फ्लाईओवर्स के नीचे बहुत अच्छा ठिकाना मिल जाता है, और तो कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती नहीं है आज की डेट में। तो ये सब चीज़ें अनु के जीवन से जुड़ी हैं। अनु डिप्राइव्ड है, ये अनु बचपन से ही जान गई। अनु को एक्सेस ही नहीं है न्यूट्रिशन का, ये अनु जान गई। तो अनु ये जान रही है कि उसका जीवन कमियों में है। तो जब आपका जीवन ही इतने लैक में होगा, कमियों में होगा, तो आप इच्छाएं कहाँ से प्रकट करेंगे? आप मांग किस बात की करेंगे? ऐसे चलो, आप किस बात की मांग करेंगे और इच्छाएं कैसे प्रकट करेंगे? तो जब तक हम अपनी एस्पिरेशंस लोगों के सामने ना रखें,
जब तक हम अपने भीतर की उमड़ रहे विचारों के एस्पिरेशंस में ही ना बदल पाएं, तो तब तक विकास कैसे होगा एक व्यक्ति का? व्यक्ति आत्मिक तौर पर, मानसिक तौर पर, भौतिक तौर पर विकसित कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ये गरीबी है, इसको ज़रा अच्छे से देखिए। गरीबी सिर्फ ये नहीं है कि पेट भर दिया जाना है, कि 2 वक्त आटा दाल स्कीम चला करके उनको आपने भोजन दे दिया। दैट्स नॉट। वो तो बिल्कुल ऐसे हालात हैं कि अब बस वह मर ही जाएं, उन्हें जिंदा रखिए। लेकिन चैप्टर इस मैनर में अप्रोच नहीं करेगा इन चीज़ों को, इसलिए मैं पहले शुरुआत इस कहानी से करना चाहता था कि आप इसे अंग्रेज़ी में लिखी एक भाषा के कुछ शब्द न समझें। ये कोई रटने वाली बातें नहीं हैं कि चैप्टर 4 यूनिट 3 पॉवर्टी, कुछ MCQ, कुछ मेंस के क्वेश्चन, नथिंग। अगर चैप्टर 9th में भी आया, इकोनॉमी में 11th में भी आया है और सोशल प्रॉब्लम्स में भी आ रहा है, तो ये हमारे राष्ट्र की और वैश्विक स्तर पर एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी समस्या है। हमें समाज को इससे ऊपर निकालना है। हम उन्हीं सर्विसेज की एक्चुअली में तैयारी भी कर रहे हैं। Anu loved to dance. Whenever she heard music, she would improvise. She was very beautiful and her movements were graceful and evocative. Her dream was to dance on a stage someday. Anu could have become a great dancer, but she had to begin work at the age of 12. She had to earn a living with her mother and father, building houses for the rich, houses she would never live in. अनु एक बहुत अच्छी नृत्य करने की कला की धनी थी, लेकिन वह इसे विकसित नहीं कर पाई। कर पाती तो हो सकता है वो एक प्रोफेशनल डांसर होती। क्यों नहीं कर पाई? जीवन को बनाए रखना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए भोजन अनिवार्य है, जिंदा रहना, और उसके लिए ज़रूरी है काम करिए। तो 12 वर्ष की आयु से काम कर रही है, ना कोई एजुकेशन को एक्सेस है, ना ही लिटरेसी को एक्सेस है, और ना ही किसी टैलेंट या स्किल सेट को डेवलप करने की कोई अपॉर्चुनिटी है। वहीं सुधा को अपनी टैलेंट डेवलप करने के भरपूर अवसर मिले। सुधा वेंट टू अ वेरी गुड प्ले स्कूल वेयर शी लर्नड हाउ टू रीड, राइट एंड काउंट. शी वेंट ऑन एक्सकर्जन्स. She went on excursions to the planetarium, museum and national park. ये तो सुनी थी मैंने भी शुरू से, पर वो जो हमें उस दिन बताई गई वो नहीं सुनी थी। तो उसे प्लानिटेरियम्स जाने का मौका मिला। बहुत अच्छा प्लानिटेरियम है कोलकाता में, मैंने बहुत छोटी उम्र में ही उसे अटेंड किया था। मैं अभी नाम भूल रहा हूँ उसका, नाम याद आ जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। देयर इज़ प्लानिटेरियम इन कोलकाता, मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त। चाइल्डहुड में आई हैव अटेंडेड दैट। सो प्लानिटेरियम, म्यूज़ियम्स एंड नेशनल पार्क्स। तो देखिए उसका एक्सपोजर, नेशनल पार्क्स में जा रही है और वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है उसे ऑब्ज़र्व कर रही है, इकोलॉजी को ऑब्ज़र्व कर रही है, बायोडाइवर्सिटी को ऑब्ज़र्व कर रही है। वो म्यूज़ियम्स में जा रही है, हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशंस, इन चीज़ों के बारे में जान रही है। वो प्लानिटेरियम्स में जा रही है, वो भूगोल के बारे में, एस्ट्रो फिज़िक्स के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में जान रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में जान रही है। शी लेटर वेंट टू अ वेरी गुड स्कूल. शी लव्ड पेंटिंग and started getting private lessons from a famous artist. She later joined a design school and became a well-known painter. उसको पेंटिंग का शौक़ था, एक फेमस पेंटर से ट्रेनिंग मिली, फिर एक डिज़ाइन स्कूल ज्वाइन किया और फिर वो एक कामयाब पेंटर बनी। तो देखो अनु भी अच्छी डांसर थी, लेकिन अवसर नहीं मिले कि वो उस डांस को अपना प्रोफेशन बना सके, उस दिशा में काम कर सके। तो टैलेंट मैटर नहीं करता जब आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, क्योंकि आप उससे टेंजिबली कुछ यील्ड कर पाएँ, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन दूसरी तरफ सुधा के पास टैलेंट था, ये तो फैक्ट है, टैलेंट तो होना ज़रूरी है पहली बात, लेकिन उसके लाइफ चांसेस ने उसे सपोर्ट किया
कि वो अपने उस टैलेंट को अपना करियर बनाने के लिए, अपने लर्निंग स्किल्स का पार्ट बनाने के लिए डेवलप कर सके, और इसकी वजह से वो एक वेल नोन पेंटर बनी। अपनी इच्छा का मार्ग और जीवन चुना, उसके पैशन को सर्व करने के लिए उसने वह करियर पाथ चुना जिससे एसोसिएटेड था उसका पैशन। ये सब वो क्यों कर पाई? उसका एक्सपोजर लाइफ का, उसका ओपन माइंडेडनेस, उसके एक्सपीरियंसेस। वो स्कूलिंग से पहले ही वो प्ले स्कूल्स में जा रही है, वो प्लानिटेरियम्स में जा रही है, वो म्यूज़ियम्स में जा रही है, वो नेशनल पार्क्स में जा रही है। उसे प्राइवेटली फेमस इंस्ट्रक्टर्स पेंटिंग सिखा रहे हैं, वो पेंटिंग डिज़ाइन स्कूल में जा रही है जो डेडिकेटेडली इसके लिए बना है, फिर वो एक वेल नोन पेंटर बन रही है। दिस इज़ हाउ एक व्यक्ति की लाइफ सिचुएशंस ने उसको दुनिया में एक डिस्टिंक्ट प्लेस दिलाया, उसे एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ दी, उसके अंदर से हर वल्नरेबिलिटी को दूर किया, फ्यूचर को लेकर के किसी भी तरह के फियर जो है, सस्टेनेबिलिटी को लेकर के वो दूर हुए, और एक मेंटल सेटिस्फैक्शन, एक मटेरियल सेटिस्फैक्शन का माहौल बनाया। इन दोनों की केस स्टडी में ये अंतर था। ये तभी आपको पढ़ाई जाती हैं कि आप जीवन में संजीदा हों, आप ये जान पाएँ कि अगर हम हमारे देश के स्तर पर यह बात कर रहे हैं कि हम एक समतावादी समाज बनाना चाहते हैं, एगैलिटेरियन सोसाइटी, और हम न्याय करना चाहते हैं, तो हमें अवसर देने होंगे सबको, शिक्षा के रूप में, कौशल के विकास के रूप में, सम्मानजनक जीवन के रूप में, रोज़गार के रूप में, हमें ये सारे अवसर प्रदान करने हैं। पॉवर्टी का चैप्टर इन सभी विषयों पर बात करेगा, इसलिए हमने आज के चैप्टर के रूप में पॉवर्टी को बतौर टॉपिक उठाया है पढ़ने के लिए। देखिए, आप सब जानते हैं कि अब तक के जो हमने चैप्टर पढ़े, उन चैप्टर्स में हमने ये देखा कि हम पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड भी कर चुके, क्योंकि हमने एलपीजी सिस्टम पढ़ा। तो हमने ये देखा कि लगभग 60-65 साल तक भारत ने एक पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉलो किया। पहले शुरुआती 40 वर्षों में क्लोज्ड इकोनॉमी का सिस्टम और पब्लिक सेक्टर को कमांडिंग हाइट देना इकोनॉमी में, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को लीड पोजीशन देना, इकोनॉमी को लिबरलाइज करना, प्राइवेटाइज करना और ग्लोबलाइज करना। इस लगभग 6.5 डिकेड के हमारे एक्सपीरियंसेस के तहत हमने देखा कि हमने जो ये स्ट्रेटजी अपनाई, जिस स्ट्रेटजी में 5 ईयर प्लानिंग का मॉडल कोर एरिया था, द कोर आइडिया ऑफ आवर स्ट्रेटजी वाज द 5 ईयर प्लानिंग मॉडल एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके तहत हमने देखा कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हमने अचीव की। उन डेवलपमेंट को हमने डिफरेंट इंडिकेटर से असेस किया। अब तक हम वही पढ़ते आ रहे हैं, तो डिफरेंट इंडिकेटर्स के वाया हमने उस डेवलपमेंट की असेसमेंट की। हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि हम जब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या चुनौतियां हैं, चैलेंजेस क्या हैं। पॉवर्टी एक बहुत बड़ी और इमीडिएट चुनौती के रूप में निकल के आई। रूरल डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट चुनौती बन के आई। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग एक और चुनौती बन कर के आई। तो पॉवर्टी, रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, ये चैलेंजेस हैं हमारे सामने। क्या ये चैलेंजेस हैं? नहीं, कई और चैलेंजेस हैं। भारत 1.3 बिलियन पॉपुलेशन का देश है, जिसकी ओवरवेलमिंग पॉपुलेशन वर्किंग एज कैटेगरी में आती है, 15 to 59, और कई बार 15 to 65 भी लिया जाता है। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन इज़ द डोमिनेंट पॉपुलेशन ऑफ द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो एक तरह से आपकी जो डेमोग्राफी है इस समय, वो आपके लिए बतौर एसेट काम कर रही है। आप इस एसेट को बतौर एसेट इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस वर्ग को एजुकेशन का एक्सेस दें, हेल्थ का एक्सेस दें, तभी ये आपके लिए एक डिविडेंड का काम करेगा, अदरवाइज़ ये बर्डन बन जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इंडियन डेमोग्राफी में हम इस समय जिस स्टेज में खड़े हैं, उस स्टेज में हम उस डेमोग्राफिक कंडीशन को डिविडेंड में बदल पाएँ। इसके लिए हमें उन लोगों को एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ देना है। ये एक चैलेंज है जो हमें फेस करना है।
हमारे सामने यही एक चैलेंज नहीं है, चैलेंज ये भी है कि हम जो मॉडल फॉलो कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, वो मॉडल इन्वायरमेंट को कैसे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट पे किया गया इम्पैक्ट ही ये तय करेगा कि हमारा मॉडल सस्टेनेबल है कि नहीं है। तो हमारे सामने अगली चुनौती ये भी है कि हमें सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल अपनाना है, तो ये भी एक चैलेंज है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं। आप पॉवर्टी पढ़ेंगे, आप रूरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पढ़ेंगे, आप डेमोग्राफी यानी और उसकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ, आप इसे स्टडी करेंगे। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए इस यूनिट के अंदर ये सारे चैप्टर रखे गए हैं, क्योंकि अब तक का जो आपने पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉलो किया, उसने आपके लहजे में आपको यदि विकास दिया, उस विकास को आपने अलग अलग इंडिकेटरों से असेस किया। अब आपके सामने सवाल ये है कि फिर आपके सामने चुनौतियाँ कहाँ खड़ी हैं। उन चुनौतियों को समझना बतौर स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी बहुत ज़रूरी है, अपनी इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि हम इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में इन चुनौतियों को समझ रहे हैं। शुरुआत से ही अगर आप इंडिया की बात करें तो मेजर इश्यूज़ इंडिया जिन चीज़ों को मानता रहा है, उसमें दो इश्यूज़ को इंडिया ने हमेशा मेजर माना। द फर्स्ट इज़ मिनिमम सस्टेनेंस, सबको प्रोवाइड करना, जिसको आप कह दीजिए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, तो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबको प्रोवाइड करना भारत के लिए हमेशा से एक मेजर एम रहा है। एंड सेकंड, पॉवर्टी एलिवेशन, यानी कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना। भारत ने इस कॉन्टेक्स्ट में ये माना कि हम ऐसे पैटर्न पे काम करेंगे कि जहाँ पर जो सेक्शन हमारा अंत्योदय कैटेगरी में है, यानी कि जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर मासेस हैं, हम उन्हें अपलिफ्ट करें। चरणबद्ध तरीके से ये होगा, वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर से पुअर कैटेगरी में आएंगे। पुअर कैटेगरी के लिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम उसे मेन स्ट्रीम के साथ इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेशन ऑफ द पुअर पॉपुलेशन विद द मेन स्ट्रीम। इसके बाद इसी पैटर्न पे चलते हुए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम फॉर एवरीवन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंश्योर करें। तो देश में टाइम के स्केल पे या फिर लोकेशन वाइज, जहाँ जहाँ भी ये हो, ये पैटर्न वाइज हमें काम करना है। अगर समय के आधार पर देखें, समाज अगर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर स्टेट से निकला है, वह अगर है तो पहले उसे वहाँ से ऊपर उठाओ। आपके सामने अब पुअर सेगमेंट है, पुअर सेगमेंट को मेन स्ट्रीम के साथ इंटीग्रेट करिए। अब आपके सामने चुनौती है कि अब आप पूरे देश के स्तर पर एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एटलीस्ट एंश्योर करिए। भारत ने माना कि हम इस पैटर्न पर काम करेंगे, तभी भारत का डेवलपमेंट का मॉडल सर्व कर रहा है, ऐसा असेसमेंट होगा। अदरवाइज़ वो सर्व नहीं कर रहा है। तो उसी दिशा में हमने काम किया। हमने ऑलवेज़ ये माना कि हमारे जो की इशू के रूप में काम किया वो स्टारवेशन। स्टारवेशन हमेशा हमारे लिए एक समस्या बना रहा। गरीबी, अभी मैंने बताया, हमारे लिए एक समस्या बना रहा। द स्टारवेशन, द पॉवर्टी, द मेन इश्यूज़। उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम इस चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत में हम एडम स्मिथ के द्वारा कुछ कहा गया है, उसको पढ़कर बताएंगे। एडम स्मिथ क्या कहते हैं? वो कहते हैं, नो सोसाइटी कैन श्योरली बी फ्लरिशिंग एंड हैप्पी ऑफ विच द फार ग्रेटर पार्ट ऑफ द मेंबर्स आर पुअर एंड मिजरेबल। वो कहते हैं कि कोई भी समाज उस उत्कृष्ट परिस्थिति में नहीं जा सकता, वो फ्लरिशिंग नहीं रह सकता या नहीं अनुभव कर सकता जब उस समाज के एक बड़ी तादाद में लोग गरीबी में हों, दुख में हों, वो मिजरी में हों, वो पुअर हों। कोई भी समाज की फ्लरिशिंग स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि उस सोसाइटी में आप तमाम सभी मेंबर्स के लिए उस सोसाइटी के द्वारा डेवलप की गई, क्रिएट की गई वेल्थ का एक मिनिमम शेयर
इंश्योर करें। फिर आप इस मिनिमम की डेफिनेशन से आगे निकलें और डे बाय डे से ब्रॉड करें, और किस तरह से आप एक अपॉर्चुनिटीज़, पोटेंशियल डेवलपमेंट सबको अकॉर्ड करा सकें, सबका विकास कर सकें, और एक सत्य रूप में समतावादी समाज बने जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़, ऑफ द डेवलपमेंट हो। हमें उसे अचीव करना है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम इस स्टेज पे तो आएँ कि हम फ्लरिशिंग तभी माने जाएंगे जब हमारे देश में एक बड़ा संख्या में लोग गरीब ना हों, दुखी ना हों, और वो इसलिए क्योंकि अगर हमने कुछ भी फ्लरिश किया है तो उसका एक शेयर इन सब तक पहुंचना अनिवार्य है। इसी विचार के आधार पर विश्व भर में सभी समाज ये प्रयास करते हैं कि सोसाइटी में इनफ हो फॉर ईटिंग, इनफ हो फॉर एडिक्वेट शेल्टर, इनफ हो फॉर हेल्थ टू ऑल, फॉर एजुकेशन टू ऑल। तो ये इनफ होना ज़रूरी है। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने जवाहरलाल नेहरू के दिए हुए इस वक्तव्य की भी चर्चा करना चाहूँगा। बाहर लाइट। दिस अचीवमेंट, वो स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें स्वतंत्रता हासिल होने जा रही है, वो इस विषय में बात कर रहे हैं कि दिस अचीवमेंट दैट इज़ इंडिपेंडेंस। तो वो कह रहे हैं दिस अचीवमेंट इज़ बट अ स्टेप। ये हमारे लिए एक उपलब्धि है, पर ये हमारा एक कदम है, पहला कदम है एक राह पर। वो क्या है राह? सो दिस अचीवमेंट इज बट अ स्टेप, एन ओपनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये हमारे लिए एक तरह से वह कदम है जिस कदम पर अब हमारे लिए संभावनाएं खुलने जा रही हैं। किस दिशा में खुलने जा रही हैं? टू द ग्रेट ट्रायम्फ्स एंड अचीवमेंट्स दैट अवेस्ट अस। उन महान विजयों की ओर, टू द ग्रेट ट्रायम्फ्स, उन महान विजयों की ओर, उन महान संभावनाओं की, उन महान उपलब्धियों की ओर जो हमारा इंतज़ार कर रही हैं। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि आज़ादी, सही बात है कि ये हमारी उपलब्धि है, लेकिन यह तो वह पहला कदम है जो हमारे लिए उस मार्ग को प्रशस्त करने जा रहा है, जिस मार्ग पर वो महान विजय, वो महान उपलब्धियां हमारा इंतज़ार कर रही हैं। हमें उस महानता को हासिल करना है। उसमें महान क्या है? विजय, महान विजय स्वतंत्रता पा लेना ही नहीं होगा, यह तो हमारी उपलब्धि है, लेकिन इसे महान विजय तब हम बनाएंगे। ये तो हमारी अचीवमेंट है, लेकिन इसे महान उपलब्धि हम तब बनाएंगे जब हम इस पहले सफल कदम को उस अंजाम तक ले जाएंगे। वो अंजाम क्या है? वो अंजाम है द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज़ एंड इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो हम उन महान विजयों को, उन महान उपलब्धियों को हासिल करने की ओर बढ़े हैं, जिसके तहत आज़ादी हमारा वो पहला कदम है। जिन महान उपलब्धियों को हासिल करने के लिए हमें गरीबी को, बीमारियों को, दरिद्रता को, असमानताओं को पूरी तरह से ख़त्म करना होगा, अज्ञानता को ख़त्म करना होगा, पॉवर्टी, गरीबी को दूर करना, इग्नोरेंस, हमें लोगों को भ्रमों से बाहर निकालना है, हमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है, हमें शिक्षा प्रदान करनी है, लोगों को एजुकेट करना है, रैशनल बनाना है, रीजनेबल बनाना है। वो तभी होगा जब लोग दरिद्रता से बाहर आएंगे, डेस्टिट्यूशन से बाहर आएंगे। हमें बीमारियों से लोगों को, समाज को बचाना है। ऐसा दरिद्र समाज तरक्की नहीं कर सकता। हमें असमानताओं से बाहर निकालना है। सबको हमें समान अवसर देने हैं, समान अपॉर्चुनिटी का मौका देना है। ये वक्तव्य है जवाहरलाल नेहरू का, और इसी से क्लियर हो जाता है कि भारत ने अपने लिए कौन से मानक तय किए हैं, जिन मानकों पर वो यह तय करेगा कि हम प्रगति कर रहे हैं कि नहीं, कोई विकास हो भी रहा है कि नहीं। तो ये स्टैंडर्ड्स यहीं से तय हो जाते हैं, क्योंकि हमें हासिल ये करना है। ओके, तो वो चीज़ वहाँ पर बताई गई है। तो ऐसे में ही चर्चा उठती है कि सही मायने में बात अगर विचार किया जाए तो गरीबी आखिर है क्या? जिस गरीबी पर बात हो रही है, क्या है गरीबी?
गरीबी के बारे में बिल्कुल एकदम डिमार्केटेड मैनर में किताब के अंदर जो स्कॉलर्स ने लिखा है, मैं पहले आपको वो बता देना चाहता हूँ, फिर हम गरीबी पे थोड़ी चर्चा भी कर लेंगे। वो क्या लिखा है उसको समझिए। स्कॉलर्स कहते हैं कि व्हाट इज़ पॉवर्टी। वो कहते हैं पॉवर्टी इज़ हंगर। भूख गरीबी है। भूख गरीबी है मतलब हर रोज़ जो आपको भूख लग रही है वो गरीबी नहीं है, क्योंकि वो हंगर नहीं होती। आई बात समझ में? तो दैट इज़ नॉट हंगर। हंगर, आप भूखे हैं, आपको भूख लग रही है और भूख मिटाने के संसाधन आपके पास नहीं हैं, क्योंकि आपकी वह परिस्थितियां ही नहीं हैं। आपकी वह परिस्थितियां ही नहीं है और ये नॉर्मल है आपके साथ। ये टेम्परेरी नहीं है, ये टेम्पोरल नहीं है कि आप किसी जंगल में बस फंस गए और आप भूख नहीं मिटा पा रहे क्योंकि राशन ख़त्म हो गया तो आप गरीब हो गए। नहीं, आप शहर में हैं, गांव में हैं, जंगल में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, आपकी परिस्थितियाँ ही यही हैं कि भूख आपकी किस्मत है। तो पॉवर्टी इज़ हंगर। भूख है गरीबी, भूखमरी है गरीबी। पॉवर्टी इज बीइंग सिक एंड नॉट बीइंग एबल टू सी अ डॉक्टर। पॉवर्टी है बीमार होना और बीमार होने पर डॉक्टर को अफोर्ड ना कर पाना, इलाज ना ले पाना। तो बीमार होना गरीबी नहीं है, बीमार तो कोई भी हो सकता है, लेकिन इलाज ना हासिल कर पाना यह गरीबी है। क्योंकि बीमारी का जवाब इलाज है, पर आपकी परिस्थितियां आपको अनुमति नहीं दे रही कि आप इलाज ले पाएं, यह गरीबी है। इसलिए गरीबी को दूर करने के नाम पर हर वह चीज़ हम करेंगे जो गरीबी है, उसको दूर करने के लिए हम हर वह चीज़ करेंगे कि गरीबी ना रहे। तो पॉवर्टी अगर हंगर अगर पॉवर्टी है तो हम हंगर को दूर करने के लिए एफर्ट्स करेंगे। आई बात समझ में? तो आगे आने वाले समय में जब हम ये कहेंगे कि हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाइड, तो पुअर पीपल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ मेजर्स अपनाएंगे। हम कुछ मेजर्स अपनाएंगे, उन मेजर्स के बेस पे हम पुअर पीपल को आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन उन मेजर्स के लिए जो चीज़ें क्राइटेरिया बनेंगी, वो क्राइटेरिया किन फैक्टर्स पर खड़े होंगे, वो फैक्टर्स ही हम यहाँ पर समझ रहे हैं, वही फैक्टर गरीबी के कारण हैं। तो वही फैक्टर क्राइटेरिया होते हैं उन मेजर्स का, जिन मेजर्स के आधार पर हम देख लेते हैं कि ये गरीब है, ये नहीं है। किताब पढ़ने का एक ढंग होता है, किताब को रटना नहीं है, किताब के शब्द नहीं चाटने हैं, किताब में बात बहुत सुंदर ढंग से लिखी है, उसको समझना है, उस पर समय लगाना है, टाइम लगता है। तो द ओनली वे टू डील विद द पॉवर्टी इज टू आइडेंटिफाई द पीपल। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द पीपल? You need to have some measures. Measures to understand what? Measures to understand the causes. That what are the causes why people are poor, why people are in poverty. वो क्या कारण है जिसकी वजह से लोग गरीबी में हैं? तो ultimately there are many factors responsible for that. उन factors को पता लगाइए, वही आपके उस measurement के criteria बनते हैं और वो आपको यहीं से नज़र आ जाएंगे। लोग बीमार हैं और इलाज नहीं ले पा रहे हैं, एक कारण ये है कि वह बीमार क्यों हैं, अभी पता लगेगा, आगे पढ़ाऊंगा। वो मजबूर हैं दूषित पानी पीने के लिए, पॉल्यूटेड पानी पीने के लिए। वो मजबूर हैं ऐसी कंडीशन में रहने के लिए जहाँ पर सैनिटरी प्रोविजंस ही नहीं है, सैनिटेशन नहीं है। यही चीज़ों को आपको जांच करनी है, और जब आप इनकी जांच कर लेंगे, आप इन्हें दूर करने के प्रावधान करेंगे, प्रोविजंस लाएंगे, और फिर आप उसी के आधार पर मेजर करेंगे कि हम दूर कर पाए गरीबी की नहीं। आप उसी के आधार पर मेजर करेंगे। तो इसीलिए आप क्राइटेरिया तय करेंगे शिक्षा का, आप क्राइटेरिया तय करेंगे एक्सेस टू द हेल्थ,